Hello, my dear student. Today's topic is hypoxia. This is Dr. Monica Patel, and welcome back to my YouTube channel that is Whiteboard Academy. So, in the series of respiratory system, today we're gonna learn a very important full question as well as short note that is hypoxia. Right? So, first start with the introduction. Now, what do you mean by the hypoxia? Hypoxia defined as the reduced availability of oxygen to the tissue. Or we can say hypoxia defined as a reduced oxygen supply to the tissue or cell. तो अब तक आप जान गए होंगे कि through the inspiration air enter inside the lung especially into the alveoli. From the alveoli O2 enter inside the blood circulation and from the blood circulation O2 reach by the cell or we can say the tissue, and this is how O2 supply to the tissue from the lungs. सो बेसिकली इंस्पायरेशन के थ्रू हमने जो एयर ली है एटमॉस्फेयर एयर उसमें से O2 फाइनली लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा एंड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फाइनली टिश्यू तक जाएगा. अगर इस सर्कुलेशन में और इस साइकिल में इस वे में किसी भी जगह एबनॉर्मलिटी हुई, डिसफंक्शन हुआ, डिफेक्ट्स हुई which may lead to produce the hypoxia. चलो, 4 factors which are responsible for the hypoxia. 4 जगह पे गड़बड़ हो सकती है. First one is oxygen tension in the arterial blood. चलो, आर्टेरियल ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए PO2 प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए वो ही कम है बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन. सेकेंड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. चलो, इंस्पायरेशन के थ्रू O2 तो नॉर्मल आ गया लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की मदद से जो ऑक्सीजन कैरिड आउट होना चाहिए कहाँ तक, टिश्यू तक, सेल तक, वो एबनॉर्मल होगा. थर्ड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो. वेलोसिटी माने कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक है, आपने देखा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इनटू द लंग एंड नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फाइनली कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, वहां से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है और ईच एंड एवरी टिश्यू एंड सेल गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजन एंड वेरियस न्यूट्रिएंट मटेरियल. तो ये जो सर्कुलेशन है वो स्पीड में होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, नॉर्मल रेट में होना चाहिए. अगर सर्कुलेशन और वी कैन से दी फ्लो ही कम हो गया और उसकी रेट जितनी चाहिए उतनी है नहीं, तो बट ऑब्वियस है कि ब्लड में ऑक्सीजन लोअर अमाउंट में कैरिड आउट होगा और इसकी मदद से हाइपोक्सिया हो सकता है. फोर्थ वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल. चलो, आर्टरी में नॉर्मल अमाउंट और जितना चाहिए उतना O2 भी है. फिर सेकंड, ऑक्सीजन कैरियर भी बहुत अच्छे से होता है ब्लड के थ्रू. थर्ड, जितना चाहिए उतना ही रेट भी है. लेकिन फोर, अब क्या हुआ, हमने सेल तक O2 को पहुंचा तो दिया लेकिन बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मलिटी इनसाइड द सेल, एनी डिफेक्ट इनसाइड द सेल, दिस सेल इज नॉट एबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन. हमने ऑक्सीजन पहुंचा तो दिया सेल तक लेकिन सेल में ही कुछ गड़बड़ है, उसके एंजाइम में कुछ डिफेक्ट है और बिकॉज ऑफ दैट this cell is not able to utilize the oxygen. तो ये 4 फैक्टर है जिसकी मदद से हाइपोक्सिया हो सकता है. चलो, अब हम हाइपोक्सिया को समझने से पहले जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स होती है, कैसे O2 एटमॉस्फेयर एयर में से फाइनली टिश्यू तक जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. फर्स्ट, इनफ अमाउंट ऑफ O2 इनटू द एटमॉस्फेयर एयर. चलो, नॉर्मल O2 हमको मेंटेन करना है, राइट. नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 अगर टिश्यू तक पहुंचाना है तो ये स्टेप में जो है वो मैकेनिज्म होगी. फर्स्ट, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ दी O2 इनटू द एटमॉस्फेयर एयर. पहले तो एयर में इतना अमाउंट ऑफ O2 होना चाहिए. सेकंड, नॉर्मल एल्वियोलर सिस्टम. चलो, एयर में तो नॉर्मल है ही है लेकिन जहाँ पे हम लेंगे एल्वियोलाई के अंदर भी नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 एंटर होना चाहिए. दैट मीन्स एल्वियोलर सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए विदाउट एनी डिसीज कंडीशन. थर्ड वन इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेगुलेशन.
बेसिकली रेस्पिरेटरी रेगुलेशन माने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, और ये किसकी मदद से कंट्रोल होता है? सीएनएस की मदद से रेगुलेट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया मेड्यूला में इस तरह से रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा तो हम सांस ही ठीक से नहीं ले पाएंगे, और बिकॉज ऑफ दैट द गैस एक्सचेंजिंग बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर एयर प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, राइट। फोर्थ वन इज नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द लंग। चलो फोर्थ क्या होना चाहिए? O2 नॉर्मल अमाउंट में आ गया, एल्वियोलाई में कोई डिसीज नहीं है, रेगुलेशन भी प्रॉपर हो रहा है, तो फोर्थ वन इज अभी जो एल्वियोलाई में O2 आया है उसका एक्सचेंज भी प्रॉपर होना चाहिए। हमने स्टडी किया था कि लंग में क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई होती है वहां से पल्मोनरी कैपिलरीज में O2 जाएगा और यहाँ से CO2 एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। इसको हम बोलेंगे गैस एक्सचेंज। एंड दिस इज हाउ, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन में रेड कलर दैट मीन्स O2 रिच ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है, राइट। सो ये एक्सचेंज प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिफ्थ वन इज नॉर्मल हार्ट पंपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ से रुकेंगे नहीं हम, अगर नॉर्मल एक्सचेंज भी हो गया फिर क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट में जो आया पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसका पंपिंग भी तो नॉर्मली होना चाहिए। अगर पंपिंग ही नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? जितना चाहे ऑक्सीजनेशन करवा लो, लेकिन पंपिंग मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन में जा ही नहीं रहा है, तो O2 तो एनीवे रिड्यूस्ड होगा, राइट। नाउ सिक्स्थ वन इज proper circulation or arterial supply to the tissue has to be normal। चलो यहाँ से ये देखिए, यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ तो गया, लेकिन ये जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जगह पे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसकी मदद से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाए। सेवेंथ वन इज प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। बेसिकली क्या होता है, ये है आपकी आर्टरी, ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज एंड फाइनली वेन। तो यहाँ पे होते हैं टिश्यू, ये O2 रिच ब्लड है, ये CO2 रिच ब्लड है, राइट। सो ये कैपिलरीज में से O2 जो है वो टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में जो CO2 है वो कैपिलरीज में वापस एंटर होगा। तो यहाँ पे वेनस के साइड किसी भी जगह ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा। चलो यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, दैट मीन्स जो फ्रेश ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो टिश्यू में एंटर हो पाएगा नहीं। इसीलिए आउटलेट प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ होनी चाहिए नहीं। लास्ट वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। चलो आपने एयर में से ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट में लिया, एल्वियोलाई में नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन है, रेगुलेशन भी प्रॉपर होता है, एक्सचेंज भी प्रॉपर हुए, हार्ट ने पंप भी नॉर्मल अमाउंट में किया, सर्कुलेशन भी प्रॉपर हुआ और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच भी गया। लेकिन अब लास्ट क्या हुआ, सेल के अंदर कोई डिसीज कंडीशन है, एबनॉर्मलिटी है, और उसकी मदद से सेल नॉट एबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन। तो ये 8 फैक्टर्स है और वी कैन से दी स्टेप्स है जिसकी मदद से नॉर्मल O2 एयर में से टिश्यू तक पहुंचाया जा सकता है। अगर ये 8 स्टेप में से किसी भी जगह पे गड़बड़ हुई दैट मीन्स हाइपोक्सिया हो सकता है। चलो तो कॉजेशन, फर्स्ट पहला कॉमन फैक्टर डिक्रीज द, अभी ये हमने 8 जो फैक्टर स्टडी किए कि जो रिक्वायर्ड है फॉर द नॉर्मल गैस एक्सचेंज फ्रॉम द एयर टू द टिश्यू, राइट। अब यहाँ 8 जगह पे एबनॉर्मलिटी हुई तो हाइपोक्सिया हो सकता है। फर्स्ट वन इज डिक्रीज ऑक्सीजन अमाउंट इन एयर, एयर में ही नॉर्मल नहीं है। सेकेंड, चलो एयर में नॉर्मल है बट रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएंगी। चलो एल्वियोलाई नॉर्मल है लेकिन रेस्पिरेटरी का रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। फोर्थ वन इज, चलो भैया रेगुलेशन नॉर्मल है लेकिन एबनॉर्मल गैस एक्सचेंज, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं होगा, बिकॉज एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ये देखिए ये है एक्सचेंज,
O2 एल्वेलाई में से कैपिलरी में आना चाहिए, कैपिलरी में जो CO2 है वो एल्वेलाई में जाना चाहिए। ये है नॉर्मल एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे ये एक्सचेंज मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? ये ब्लड कैपिलरी की वॉल और एल्वेलाई की वॉल, ये जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी आई तो गैस नॉर्मली एक्सचेंज नहीं होगी, तो क्या फायदा हुआ? जितना चाहे आपने O2 एयर में से लंग में ले लिया, लेकिन एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है, O2 ब्लड सर्कुलेशन में जा ही नहीं पा रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि सेल को नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 नहीं मिलेगा। फिफ्थ वन इज लो हीमोग्लोबिन लेवल। चलो हमने यहाँ पे ट्रांसफर तो कर दिया, अब क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन में जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन O2 के साथ कंबाइन होगा एंड फाइनली सेल तक जो है वो O2 जाता है, राइट? अगर लो हीमोग्लोबिन लेवल हुआ तो लो अमाउंट ऑफ O2 जो है वो कैरीड आउट होगा और अल्टीमेटली सेल को जितना O2 चाहिए उतना नहीं मिलेगा। सिक्स्थ वन इज, चलो हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, तब क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर। चलो हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन प्रॉपर करवाया और फाइनली लेफ्ट साइड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड हमने कैरी करवाया, लेकिन हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द फेलियर। तो अब क्या होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए, जितना प्रेशर ऑक्सीजन का होना चाहिए वो नहीं होगा। चलो अगर ये नहीं हुआ तो वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। चलो भैया यहाँ किसी जगह ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो टिश्यू में से ब्लड जो है वो आउटफ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो एंट्री भी तो क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी, राइट? बिकॉज ये पूरा तो जो है टिश्यू लेवल जो है वो भर गया है, वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो एंट्री भी नहीं हो पाएगी। नाउ सेल्यूलर डिफेक्ट लीड्स टू लो यूटिलाइजेशन। चलो सेल तक O2 पहुंचा दिया लेकिन सेल में कोई एबनॉर्मलिटी है इसलिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो दिस आर द फैक्टर which leads to produce the hypoxia. Now classification of hypoxia: hypoxic hypoxia, anemic hypoxia, stagnant hypoxia and histotoxic. ये जो हमने पूरी साइकिल पढ़ी जिसमें ये देखिए फर्स्ट 4 जो है वो कॉजेशन होगी, फर्स्ट 4 स्टेप में किसी भी जगह एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको हम, फर्स्ट इज द हार्ट लेवल, सेकंड इज द फर्स्ट इज द लंग लेवल, सेकंड इज द ऑक्सीजनेशन जो एक्सचेंज होता है वो, थर्ड वन इज द एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता है, थर्ड वन इज द रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होता है एंड लास्ट वन इज दिस 4 पॉइंट। तो अगर ये 4 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में एबनॉर्मलिटी की वजह से जो हाइपोक्सिया होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। चलो दिस लो हीमोग्लोबिन लेवल, लो हीमोग्लोबिन लेवल की मदद से जो होगा उसको हम बोलेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया। देन स्टेगनेंट हाइपोक्सिया माने कि हार्ट फेलियर हो गया है और वी कैन से द वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो स्टेगनेंट ऑफ द ब्लड एक्यूमुलेट होगा, स्टेगनेंट होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर रेट में नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट वन इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल, दैट मींस 8 नंबर, सेल्यूलर डिफेक्ट की मदद से O2 जो है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। क्लियर, समझ गए? तो आपको सबसे पहले नॉर्मल बेसिक आइडिया है वो होना चाहिए। हाइपोक्सिक में क्या होगा? ऑक्सीजन ही नहीं है प्रॉपर अमाउंट में बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ द हाइपोवेंटिलेशन। चलो सेकेंड क्या होगा? एनीमिक में O2 तो है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 लंग में है, बट because of the anemia, because of the blood loss और we can say carbon monoxide poisoning, जो carrying capacity है, जितना amount of O2 lungs में से finally tissue तक जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। Clear? Third one is the stagnant, that means चलो ये आर्टरी के थ्रू, ये कैपिलरी एंड फाइनली वेन, तो यहाँ से ये वेनस आउटफ्लो में कोई जगह ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या लगता है आपको यहाँ आर्टरी में से नॉर्मल एंट्री हो पाएगी ब्लड की? नहीं हो पाएगी एंड दिस इज द स्टेगनेंट। और दूसरा भी कॉजेशन हो सकता है हार्ट फेलियर। चलो भैया हार्ट इतना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है तो जो रेट है वो तो ऑटोमेटिकली स्लो होगा, स्लगिश होगा, राइट? शॉक में भी ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। लास्ट इज द हिस्टोटॉक्सिक।
सेल्यूलर लेवल पे डिफेक्ट आ गई, साइनाइड पॉइजन हो गया, सम अदर पॉइजन हो गए, जिसकी मदद से भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। चलो फर्स्ट वी स्टडी रिगार्डिंग द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। Reduce supply of oxygen to pulmonary vein or we can say the blood from lung. बेसिकली ये लंग में एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है उसमें इनफ अमाउंट ऑफ O2 होना चाहिए, लेकिन किसी भी कॉजेशन के because of the various causation और the etiological factors normal oxygenation नहीं हो पा रहा है, that means O2 level reduced into the pulmonary vein. क्या क्या causation हो सकते हैं? low level of oxygen in the atmosphere air, atmosphere air में ही O2 और we can say the O2 का amount है वो low है. Second is the obstruction in airway. चलो यहाँ पे O2 normal है, लेकिन ये ट्रेकिया में और ये यहाँ किसी भी जगह जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एल्वियोलाई में नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर नहीं जा पा रही है. देन रेस्पिरेटरी पंप फेलियर. चलो रेस्पिरेशन में जो इंस्पायरेशन होना चाहिए, एक्सपायरेशन होना चाहिए, तभी तो एयर अंदर आएगी, एयर बाहर जाएगी, राइट? तभी तो CO2 एंटर होगा, CO2 बाहर जाएगा. तो अगर पंप नॉर्मल नहीं है तब, एंड लंग कोलैप्स और पुअर वेंटिलेशन. चलो लंग्स के अंदर ये जो एल्वियोलाई है उसका कोलैप्स हो गया, ये ऐसे कोलैप्स हो गई, तो ये जो एल्वियोलाई है उसमें अब ये जो क्लोज हो गई, कोलैप्स हो गई, उसमें एयर नहीं एंटर कर पाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा. तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया माने कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 जो है वो पल्मोनरी वेन में नहीं गया. क्यों नहीं जाएगा भाई? एटमॉस्फेयर एयर में कम है, एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी पंपिंग कॉमनली नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, एंड लास्ट वन इज द पुअर वेंटिलेशन है. चलो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फर्स्ट फैक्टर, लो ऑक्सीजन टेंशन इनटू द इंस्पायर्ड एयर. माने कि हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें नॉर्मल अमाउंट में नहीं है. सो ऑक्सीजन टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन. फर्स्ट इज द हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही ज्यादा हाइट वाली जगह पे हम जाएंगे तब ऑक्सीजन टेंशन जो है, ऑक्सीजन का प्रेशर है वो रिड्यूस होगा. सेकेंड, ब्रीदिंग एयर वाइल ब्रीदिंग एयर इन क्लोज्ड स्पेसेस. कोई क्लोज स्पेस है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां पे भी ब्रीदिंग में O2 जो है वो नॉर्मल अमाउंट में नहीं होगा. देन वाइल ब्रीदिंग गैस मिक्सचर containing the low partial pressure of O2, especially जब पेशेंट को एनेस्थेसिया और बाहर से O2 दिया जाता है, इट मे बी अ गैस मिक्सचर, उसमें O2 का लेवल जो है वो लो हो सकता है. एंड लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ O2 कैन नॉट एंटर इनटू द लंग. तो हम पहला कॉजेशन जो इंस्पायर्ड एयर में O2 कम है उसका क्या देखा? हाई एल्टीट्यूड पर, कोई क्लोज स्पेस पर, और जो गैस मिक्सचर, जो गैस इंस्पायर्ड हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा? गैसियस मिक्सचर होगी विच कंटेन द लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. चलो सेकंड कॉजेशन क्या है? एटमॉस्फेयर एयर में नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 है, तो अभी नॉर्मल क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे. चलो COPD, that means chronic obstructive pulmonary disease और we can say the asthma, जिसमें बेसिकली क्या होता है? जनरल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एल्वियोलाई. ये है नॉर्मल एल्वियोलाई, अभी एल्वियोलाई कैसी हो जाएगी? ऐसे नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एल्वियोलाई, सॉरी नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एल्वियोलाई. So because of the constriction of the alveoli, decrease the gas exchange in between the lung and atmospheric air. चलो जितना ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, जितना एयर और वी कैन से O2 यहाँ पे एंटर हो पाएगा इतना यहाँ पे होगा नहीं होगा. क्यों? कंस्ट्रिक्शन हो गया है इसलिए. दैट मीन्स ये जो एयर और लंग्स के बीच का जो गैस एक्सचेंज है वो क्या हो गया? कम हो गया. Decrease partial pressure of O2 into the alveoli as well as the arterial circulation. चलो alveoli में O2 कम है, that means अभी pulmonary vein में भी O2 कम ही होगा.
O2 ही नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज भी कम ही होगी और बिकॉज ऑफ दैट आर्टेरियल सर्कुलेशन में भी O2 का प्रेशर कम ही होगा। तो पहला हमने देखा वो है ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में कम है बिकॉज ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड क्लोज स्पेस, और वी कैन से भी जो हम इंस्पायर कर रहे हैं वो गैस का मिक्सचर हो सकता है। चलो वो नहीं है तो सेकंड क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल एक्सचेंज नहीं होगा। थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी पंप फेलियर, दैट मीन्स जो CNS मेड्यूला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर थे जिसकी मदद से रेस्पिरेटरी की जो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मसल्स, डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल मसल हो गया, राइट। सो नर्वस सिस्टम में किसी तरह का डिसीज हुआ which may lead to abnormal muscle movement, or we can say poliomyelitis is the example, जिसमें क्या होगा, जो एक्सपांशन चेस्ट का होना चाहिए, कंस्ट्रिक्शन चेस्ट का होना चाहिए, बेसिकली थोरेसिक केज की जो मूवमेंट होनी चाहिए जो हमने रेगुलेशन में पढ़ी है, राइट, वो नहीं होगा। देन सेकेंड, डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। चलो यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो गया, मेड्यूला पोन्स में ट्यूमर हो गया, तो ये सेंटर कंप्रेस हो गए, नॉर्मल वे में फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी मदद से भी नॉर्मल मूवमेंट नहीं होगी। देन सम मेड्यूलरी डिसऑर्डर्स की मदद से भी ये हो सकता है। देन इफेक्ट ऑफ सम ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस विच गोना सप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो बेसिकली क्या हुआ इन दिस कंडीशन, इवन दो इनफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द एटमोस्फियर, क्या होगा कि एटमोस्फेयर में तो नॉर्मल O2 का कंटेंट है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मल वे में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसको कौन हैंडल कर रहा था, CNS। अभी CNS में मेड्यूला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसमें ही कोई डिफेक्ट है तो नॉर्मल रेगुलेशन नहीं होगा, राइट। एंड फोर्थ वन इज लंग कोलैप्स और पुअर वेंटिलेशन। चलो, प्रेजेंस ऑफ नॉन फंक्शनिंग एल्वियोलाई एज इन फाइब्रोसिस, कहीं कहीं जगह पे क्या हुआ कि ये एल्वियोलाई में फाइब्रोसिस हो जाएगा, राइट, कोई डिसीज कंडीशन की मदद से। सेकेंड, फिलिंग ऑफ एल्वियोलाई विद द फ्लूइड, अभी ये एल्वियोलाई जो है एयर पॉकेट है उसमें क्या फिलअप हो गया, फ्लूइड फिलअप हो गया। अभी इसमें ऑलरेडी ये पानी से भर गया है तो इसमें एयर एंटर हो पाएगी, इसमें ऑक्सीजन चेंजेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी इडिमा, न्यूमोनिया में क्या होगा, पस जो है वो एल्वियोलाई में भर जाएगा, राइट। देन कोलैप्स ऑफ लंग एज इन ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलैप्स हो गया लंग का। देन लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट माने कि ये जो इलास्टिसिटी, ये जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करने की जो मैकेनिज्म है वो सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं है तब भी ऐसा होगा। एबनॉर्मल प्लूरल कैविटी, चलो ये है लंग, और लंग के सराउंडिंग, ये जो है लंग के सराउंडिंग हमको एक कैविटी देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कैविटी को हम बोलेंगे दिस प्लूरल कैविटी, राइट। parietal एंड visceral लेयर, और यहाँ पे वेरी लो अमाउंट ऑफ द विस्कस फ्लूइड होता है, राइट। अब एबनॉर्मल प्लूरल कैविटी, मान लीजिए यहाँ पे एयर फिलअप हो गई, यहाँ पे वाटर फिलअप हो गया, हेमरेज हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये क्या करेगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये प्लूरल कैविटी है, राइट। तो ये प्लूरल कैविटी बिकॉज ऑफ द एयर और ये धीरे धीरे यहाँ से एनलार्ज होगी और फाइनली ये लंग को क्या करेगी, कोलैप्स, लंग को कंप्रेस करेगी। And in this condition, in spite of oxygen availability and entrance of oxygen into the alveoli, it cannot be diffused into the blood, right? Normal oxygen भी है अंदर, बट एल्वियोलाई के अंदर एबनॉर्मलिटी है, इसकी मदद से नॉर्मल डिफ्यूजन ब्लड में नहीं हो पाएगा, किसका, ऑक्सीजन का। एंड फिफ्थ वन इज कार्डियक डिसऑर्डर, फिफ्थ वन इज कार्डियक डिसऑर्डर। चलो, नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 एयर में था, उसके बाद उसका एक्सचेंज भी प्रॉपर हुआ, रेगुलेशन भी प्रॉपर हुआ, और फाइनली वो ब्लड के अंदर भी गया। लेकिन अगर जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पंपिंग प्रॉपर नहीं होगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2 मेंटेन नहीं होगा। तो दिस आर दी फोर कॉजेशन ऑफ द फर्स्ट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, राइट।
एकदम इजी है, आपको सिर्फ कॉजेशन मैकेनिज्म स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, उसका सीधा मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन लो है। कहाँ पे? पल्मोनरी वेन में। जितना सिस्टेमिक में O2 जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। क्या क्या कॉजेशन हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज, चलो फर्स्ट कॉजेशन उसका हो सकता है कि लो ऑक्सीजन टेंशन और द प्रेशर इनटू द इंस्पायर्ड एयर। हम जो एयर ले रहे हैं इंस्पिरेशन में, उसमें O2 की मात्रा कैसी है? कम। ऐसा किस किस कारण सर हो सकता है? फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड की मदद से हो सकता है, देन ब्रीदिंग इनटू द क्लोज स्पेसेस, राइट, एंड गैस मिक्सचर है जिसमें PO2 कम है, उसमें भी हो सकता है। सेकेंड कॉजेशन क्या हुआ? चलो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एयरवे में, तब भी एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। थर्ड, रेस्पिरेटरी का पंप ही फेलियर, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं हो रहा है, तब भी ऐसा। एंड लास्ट वन इज पुअर वेंटिलेशन, भाई जो एल्वेलाई थी वो भी फाइब्रोस्ड हो गई है, फिल अप विद द फ्लूइड और वी कैन सी द पर्स, और लंग का कंप्रेशन हो गया। तो अब क्या होगा? इनफ अमाउंट ऑफ दी O2 जो है वो ब्लड में नहीं जा पाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट सिस्टमिक सर्कुलेशन में O2 का लेवल डिक्रीज होगा। चलो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द हाइपोक्सिया इज एनेमिक हाइपोक्सिया। चलो एनेमिक हाइपोक्सिया इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय inability of blood to carry enough amount of oxygen। चलो पहले जो हमने देखा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कोई भी पैथोलॉजी और एबनॉर्मलिटी नहीं है। मान लो एयर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2 था, फिर स्टेप नंबर 2 एल्वियोलाई भी नॉर्मल फंक्शन कर रही थी। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एयर में नॉर्मल O2 होना चाहिए। दूसरा, एल्वियोलर में नॉर्मली उसका O2 का एक्सचेंजेस होना चाहिए। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉपर होना चाहिए, और फोर्थ वन इज पल्मोनरी वेन में नॉर्मल अमाउंट ऑफ O2 जाना चाहिए। तो वो हो गया। चलो हमने पल्मोनरी वेन में इनफ अमाउंट ऑफ O2 डिफ्यूज कर दिया। अब क्या होगा? ये O2 जो है वो हीमोग्लोबिन की मदद से कैरिड होके फाइनली सेल तक पहुंचेगा। लेकिन अभी इस जगह पे जो प्रॉब्लम आई, दैट मीन्स ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन लंग्स में से टिश्यू तक ब्लड की मदद से जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। तो इस टाइप ऑफ द हाइपोक्सिया को हम बोलेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया। क्लियर? इसमें फर्स्ट आएगा आरबीसी डिक्रीज नंबर में है, डिक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। अल्टर्ड हीमोग्लोबिन माने आइडियली हीमोग्लोबिन O2 के साथ कंबाइन होके HbO2 बनाना चाहिए, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कोई ड्रग सब्सटेंस और कोई पॉइजन के साथ कंबाइन होगा तो हीमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी फॉर ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। एंड लास्ट वन इज combination of hemoglobin with the gases other than oxygen and carbon dioxide। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई सारे अलग गैसेस होते हैं, डिफरेंट गैसेस होते हैं, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, तब भी O2 का नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल है। एनीमिक हाइपोक्सिया माने कि एयर में से एल्वियोलाई में से ब्लड तक नॉर्मल O2 आ गया, राइट। अब ये O2 हमको ब्लड में से कहाँ पे पहुंचाना है? टिश्यू तक। किसकी मदद से पहुंचाएंगे? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मदद से। लेकिन अगर आरबीसी ही नॉर्मल नहीं है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, हीमोग्लोबिन O2 CO2 के अलावा किसी और गैस के साथ बाइंड हो गया, और वी कैन से हीमोग्लोबिन में इटसेल्फ कोई एबनॉर्मलिटी है, डिफेक्ट है, तब जाके एनीमिक हाइपोक्सिया होगा। चलो थर्ड देखिए, ये हमने पहले जो 8 फैक्टर्स किए वो अगर आप वन बाय वन देखेंगे तब आप ये हाइपोक्सिया डिटेल में स्टडी कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। फर्स्ट हमने देखा था कि O2 नॉर्मल वे में एंटर होना चाहिए, एल्वियोलाई में नॉर्मल वे में होना चाहिए, उसका रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और पल्मोनरी वेन में भी नॉर्मल तरीके से जाना चाहिए। तो पहले जो 4 स्टेप्स थे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। चलो ये 4 अच्छे से हो गए, तो अभी दूसरा क्या हो सकता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, दैट मीन्स एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। अभी थर्ड, चलो ब्लड में से ऑक्सीजन कैरिड तो नॉर्मल वे में हो गया, तो अभी क्या हो सकता है? स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। Stagnant hypoxia is the hypoxia caused by decreased the velocity of blood flow।
also known as the hypokinetic hypoxia, right? So टू टाइप और दी कॉजेशन हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज दी हार्ट का कॉजेशन हो सकता है एंड सेकेंड वन इज दी लोकल कॉजेशन, राइट? वेलोसिटी माने कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो. तो जिस रेट में फ्लो होना चाहिए, जिस स्पीड से फ्लो होना चाहिए ब्लड का, वो नहीं हो पा रहा है. तो उसके मेन टू कॉजेशन हो सकते हैं, हार्ट एंड दी लोकल. चलो, हार्ट के अंदर ही कोई एबनॉर्मलिटी है और हार्ट फेल हो गया तो वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसमें क्या होगा, ब्लड स्लगिश और वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो बहुत एबनॉर्मल होगी. धीरे धीरे ब्लड जो है वो टिश्यू तक जाएगा और धीरे धीरे वेनस रिटर्न जो है हार्ट तक आएगा. तो स्लगिशनेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. देन सेकेंड लोकल कॉजेशन माने कि चलो ये आर्टरी, ये हमने पहले भी स्टडी किया है, ये कैपिलरी एंड ये वेन. तो यहाँ पे किसी जगह वेन जो आउटफ्लो है, यहाँ पे किसी जगह एब्स्ट्रक्शन हो गया तो अब यहाँ ज्यादा ब्लड एंटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्यों? आउटफ्लो ही क्लोज है, ऑब्स्ट्रक्ट है, तो एंट्री कैसे होगी, राइट? तो ये लोकल कॉजेशन हो गया. तो फर्स्ट वन इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसकी मदद से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं होगा, पंप नहीं होगा. सेकेंड हेमरेज. चलो, हेमरेज होने हुआ है, इसके लिए क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी कम होगा, ब्लड में इतने हीमोग्लोबिन ही नहीं है और वी कैन से दी आरबीसी ही नहीं है, राइट? थर्ड वन इज दी सर्जिकल शॉक. चलो, शॉक है तब भी. फोर्थ वन इज दी वाजोस्पाज्म. चलो, वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तब भी जितना ब्लड कैरिड होना चाहिए विद दी O2 वो नहीं होगा. देन थ्रोम्बोसिस. चलो, किसी भी जगह थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया तो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा. बिकॉज ऑफ दैट हमको स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा. समझ में आ गया? तो ये कहाँ से, हार्ट में से टिश्यू तक का जो वे है उसमें कोई जगह एबनॉर्मलिटी आई, उसमें हार्ट भी आ गया, हार्ट नॉर्मल पंप नहीं कर रहा है और वी कैन से ये जो प्रोसेस है, ये जो वे है उसमें कोई जगह पे थ्रोम्बोसिस आ गया, एम्बोलिज्म आ गया, वेसल का स्पाज्म हो गया, राइट? शॉक हो गया. तो ये सब मदद इसकी, दिस ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्टैग्नेंट ऑफ ब्लड फ्लो और वी कैन से डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो. जिस स्पीड में रेट में ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा और इसकी मदद से जो टिश्यू को टाइमली O2 मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट? नाउ लास्ट वन इज द histotoxic hypoxia. Last one we can say is the histotoxic hypoxia. Histotoxic hypoxia is the type of hypoxia produced by inavailability of tissue to utilize oxygen. चलो, पहला था हमने एयर में से प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2 लंग में से ब्लड में पहुंचा दिया, दैट मीन्स हाइपोक्सिक नहीं, राइट? हाइपोक्सिक हाइपोक्सीमिया नहीं है. सेकेंड, चलो यहाँ से हमने फाइनली कैरिंग कैपेसिटी भी थी, वो भी नॉर्मल है. तो टिश्यू तक नॉर्मली जो है कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है और नॉर्मली कैरिड होता है. देन थर्ड वन इज स्टैग्नेंट. चलो, ये जो सर्कुलेशन होना चाहिए उसमें कोई जगह प्रॉब्लम है, तो मान लो कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया. तो अब लास्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हमने एयर की एंट्री नॉर्मली करवा दी, नॉर्मल O2 ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा भी दिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है. तो अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कैसे होगा, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस्ड बाय इनअवेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन. कॉजेस फॉर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया अकर ड्यू टू साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग. चलो, सेल के अंदर साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग की मदद से क्या होगा, सेल के जो एंजाइम है, क्रोमोसोम्स है, वो डिफेक्टिव हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू टेक द ऑक्सीजन. दिस पॉइजनस सब्सटेंस डिस्ट्रॉय द सेल्युलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स and there is complete paralysis of cytochrome oxidase system, right? आपको बेसिकली क्या याद रखना है, because of this poison the various enzyme
and the cytochrome inside the cell are not able to get the oxygen. So even if the oxygen is supplied, the tissue are not in a position to utilize it. हमने तो सप्लाई कर दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ द एंजाइम एबनॉर्मलिटी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ड्यू टू साइनाइड एंड सल्फाइड पॉइजनिंग, cell itself is not able to get the oxygen or utilize the oxygen. Histotoxic hypoxia is characterized by the inability of tissue to utilize oxygen even if it is delivered. हमने डिलीवर कर दिया लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. चलो, क्लिनिकल फीचर, फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिकॉज ऑफ द हाइपरवेंटिलेशन. सेकेंड, रैपिड हार्ट बीट to compensate the low oxygen level. Third one is the fatigue because constantly body जो है वो hyperventilation में होगी, rapid heartbeat होगी तो fatigue भी होगा. Then cyanosis, bluish discoloration हमको देखने को मिलेगा. Then confusion and irritation and restlessness. देखो ये restlessness, then headache because of the lower oxygen perfusion, then confusion, rapid heart rate उसको बोलेंगे tachycardia, rapid breathing उसको हम बोलेंगे hyperventilation और we can say the tachypnea, then anxiety, then difficulty in breathing, dyspnea भी हमको किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलेगा. अब सीवियर हाइपोक्सिया में स्लो हार्ट रेट, पहले तो क्या होगा, हार्ट रेट स्पीड में होगा, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द क्रोनिसिटी, बिकॉज ऑफ द सीवियर डिप्रेशन ऑफ द O2, deprivation of the O2, slow heart rate, then extreme restlessness and bluishness of the skin or we can say the cyanosis. Now management with the help of oxygen therapy, हम मैनुअल वेंटिलेशन जो बाहर से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है और ऑक्सीजन मास्क है, कैन्यूला है, उसका यूटिलाइज करके ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉजेशन. आपको पहले कॉजेशन देखना होगा, लंग में कोई डिसीज है, CNS का कोई डिसीज है, ब्लड के अंदर इटसेल्फ एनीमिया है, कोई पॉइजन हुआ है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, राइट, और हार्ट का कोई एबनॉर्मलिटी है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉजेशन ट्रीटमेंट हाइपोक्सिया की लगेगी. तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द हाइपोक्सिया. पहले नॉर्मल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज फ्रॉम द लंग टू सेल, उसको आपको याद रखना है. अभी क्या होगा कि उसमें किसी भी जगह एबनॉर्मलिटी होगी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी हाइपोक्सिया देखने को मिलेंगे. आपको सिर्फ याद रखने हैं 4. फर्स्ट वन इज दी हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जिसमें O2 कम है. सेकेंड वन इज एनेमिक हाइपोक्सिया जिसमें O2 तो नॉर्मल है लेकिन O2 को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन है वो नहीं है. देन थर्ड वन इज स्टेगनेंट. चलो, हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर है लेकिन सर्कुलेशन जो फ्लो में स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. एंड लास्ट वन इज दी हिस्टोटॉक्सिक. सेल को हमने नॉर्मल अमाउंट में O2 दे दिया लेकिन सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. अगर आपने ये 4 कॉजेशन, ये बेस लाइन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ले ली तो आप इजीली उसके जो कॉजेशन है वो लिख पाएंगे, राइट. इसीलिए हमने पहले ये नॉर्मल 8 फैक्टर्स जो थे उसको स्टडी किए, दिस 8 फैक्टर. अब फिर से ये नोट डाउन कर दीजिए. अब इसमें किसी भी जगह प्रॉब्लम आएगी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ दी हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा. अगेन 1 2 3 4 रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोटॉक्सिक. फिफ्थ नंबर is responsible for the fifth normal heart pumping mechanism. First, second, third and fourth, this fourth is responsible for the hypotoxic hypoxia. Fifth is responsible for anemic. Sixth and seventh responsible for stagnant, and last one is responsible for the histotoxic. That's it all about the hypoxia. Clear? If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Whiteboard Academy. So आप कमेंट कीजिए कि आप दूसरी कौन से सिस्टम के टॉपिक्स जो है वो स्टडी करना चाहेंगे, राइट. थैंक यू सो मच.